बड़ी खबर इस वक्त की। अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर बंद हैं। सादगी से रामनवमी मनाएं। रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। मंदिर शिलान्यास के बाद पहली रामनवमी है। आज रामनवमी है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन कोरोना की वजह से अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सभी मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दर्शनार्थियों के लिए राम मंदिर दर्शन को बंद करने की जानकारी दे दी है। इसके साथ ही संत महंत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों से अयोध्या आने की बजाय अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करने की अपील की है। इस बार रामनवमी सादगी से मनाएं, ये बात कही गई है। कोरोना काल में दूसरी बार रामनवमी का त्यौहार पड़ रहा है। अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर बंद हैं। और बातचीत करने के लिए अयोध्या से दो संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निमिष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, दूसरी बार ये हम कोरोना काल में देख रहे हैं जब रामनवमी के पर्व को न मनाने के लिए अयोध्या आने ना आने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में आज क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, आपको बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली रामनवमी है जब अयोध्या में सादगी से मनाई जा रही है। कोरोना काल के चलते हुए जिला प्रशासन और साधु संतों ने अपील की है कि वो अयोध्या न आए, भगवान राम के प्रति अपने घरों में रहकर ही उनके पर श्रद्धा अर्पित करें। हमारे साथ एसपी सिटी विजयपाल सिंह जी, उनसे पूछते हैं कि आज क्या वजह है कि रामनवमी अयोध्या में नहीं मनाई जा रही है। क्या वजह जो अयोध्या में नहीं मनाई जा रही है? आज चैत्र रामनवमी के अवसर पर सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किया गया है और कोविड-19 प्रसार को देखते हुए पूज्य संत महानगढ़ ने ये अपील किया था कि श्रद्धालुगण इस बार कोरोना के प्रसार को देखते हुए अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें और यहाँ अयोध्या न आए, और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और बाहर के से श्रद्धालु नहीं आए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी सतर्कता बरती जा रही है और बैरियरों पर और सभी चेक पॉइंटों पर चेकिंग की जा रही है और यातायात डायवर्जन भी लागू किया गया है। बिल्कुल केबी, ये बताइए किस तरीके से आज पूजा पाठ होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर बाहर से श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से रामनवमी का पर्व को मनाएंगे, किस तरीके से वहां पर पूजा पाठ होगी, साधु संतों की क्या तैयारी है? अयोध्या के जितने मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, रामलला का जो राम जन्म परिसर है, सारे कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। दोपहर 12 बजे सादगीपूर्ण से सभी मंदिरों में मनाया जाएगा, चाहे वो रामलला का परिसर हो, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, चाहे कनक भवन हो, जितने भी अन्य मंदिर हैं सभी मंदिरों में दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म प्रतीकात्मक रूप से होता है, वो मनाया जाएगा। हालांकि राम मंदिर का जो शिलान्यास होता उसके बाद ये पहली रामनवमी थी। माना यह जा रहा था कि पहली रामनवमी जब भगवान राम की होगी तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना का जो दूसरा वेव आया है वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए जिला प्रशासन और संतों महंतों ने अपील की है कि अपने घरों में रहकर वो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं, श्रद्धा अर्पित करें। तो कुल मिला के जो अयोध्या के जो मंदिर हैं उनके कपाट बंद हैं, उसके मंदिरों के अंदर सादगीपूर्ण से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जी के भी बने रहिए हमारे साथ। निमिष भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। निमिष, जब मंदिर बंद हैं, जाहिर तौर पर सादगी से पर्व को मनाना है, तो किस तरीके से रिएक्शंस आम लोगों के मिल रहे हैं? अयोध्या वासी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कुछ ऐसा मौका होता है तो अयोध्या वासी चीजों को अपने साथ जोड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे में क्या लोग कह रहे हैं? अनुपम, अगर बात की जाए अयोध्या की तो मंदिर और मूर्तियों की शहर है, भगवान राम की नगरी। हर घर में लगभग 10,000 मंदिर यहाँ पर है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हर घर में मंदिर है। और भगवान राम का जन्मोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बात अलग है कि देश इसमें विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना का साया पूरे देश पर है और साथ ही अब अयोध्या के लोगों को सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद उसके मंदिरों में आप देख सकते हैं, मैं एक मंदिर में मौजूद हूं, मेन पट बंद है, आम श्रद्धालु यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर पूजन दर्शन का दौर शुरू हुआ है। सुबह से ही खोटस तरीके से भगवान का
चेक कराया गया इत्र से, शहद से। रात्रि 3 बजे से यहाँ पर स्नान और भगवान के श्रृंगार का दौर चल रहा है और दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म होगा। उसके लिए बाकायदा तैयारियां हैं, विशेष पकवान बनाए जाएंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरीके की आज की पूजा है। आज पुजारी जी, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से आपने यहाँ पर आज पूजा की है? आज भगवान चूंकि बंदिशें लगी हुई हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप लोगों जन्मोत्सव मनाएंगे? देखिए, प्रातः 4 बजे से ही जो है यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया, भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक किया, इत्र से अभिषेक किया और श्रृंगार किया गया है भगवान का। लेकिन इस वर्ष जो है महामारी के दौर में शासन प्रशासन ने बहुत बृहद स्तर के आयोजन की इजाज़त नहीं दी है। इस वजह से लघु रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ही जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो भी भगवान की पूजा विशेष होती थी वो होती रहेगी। आम श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिलेगा। दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म होगा। जैसा कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हम लोगों को लेख मिलता है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल निमिष, बहुत बहुत शुक्रिया वहां पर पुजारी जी से बातचीत करवाने के लिए और जो स्थिति वहां पर इस बार है उसको बताने के लिए। केबी शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी खबर है। ट्रांसफार्मर में आग लगी है, दमकल की गाड़ियों ने वहां पर आग बुझाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। औरंगाबाद पानी टंकी के पास की घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग की लपटें साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। आगे बढ़ते हैं, गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, रिपोर्ट में यूपी सरकार के खिलाफ सबूत नहीं है, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित जस्टिस BS चौहान कमेटी ने 8 महीने तक इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है। जैसा सूत्र बता रहे हैं, इस रिपोर्ट के हवाले में यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी गवाह सामने नहीं आया और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, हाथरस से खबर, जहां पर छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौता न करने पर युवती की पिता की हत्या करने वाला आरोपी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सासनी ग्लास रोड पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गौरव और उसके दोस्त सोनू को गोली लगी है, इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोनू नाम का आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी पर इनाम रखा हुआ था। रेड के दौरान 1 लाख का इनामिया बदमाश जो एक मर्डर के केस में वांछित चल रहा था, उसको जो है मुठभेड़ में वो गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथ ही मुठभेड़ में उसका एक साथी बदमाश सोनू तोमर, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे भी गोली लगी है, वो घायल हुआ है। उसे भी उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उससे पूछताछ में ये जानकारी हुई कि वो जिला मुरैना तथा जिला ग्वालियर से कुल 40,000 रुपये का, वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पिछले 20 माह से वांछित चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस को उसकी तलाश थी, वो भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें। साथ ही लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए साफ किया कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की गई। कोरोना काल के करीब 13 महीने में 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कोरोना के खिलाफ देश एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है
और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण देश में चल रहा है। 1 मई से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन होगी, जिसमें 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो सकेगा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। श्रमिकों के पलायन पर पीएम मोदी ने साफ किया कि राज्य सरकारें श्रमिकों में भरोसा पैदा करें कि वे जहां हैं वहीं रहें। कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि हम अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देशवासियों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि आज के हालात को बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। धैर्य और अनुशासन के साथ इसके लिए काम करना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि बढ़ते आंकड़े जरूर डरा रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है। RIL ने देश में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 700 टन रोज मुफ्त ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर तेल रिफाइनरियों में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना 100 टन से बढ़ाकर 700 टन से ज्यादा कर दिया है। साथ ही इसे 1000 टन करने का लक्ष्य रखा है। ये ऑक्सीजन राज्यों को मुफ्त सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी जाएगी, जहां करीब 70,000 मरीजों को फायदा होगा। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो रोज 150 टन ऑक्सीजन और BPCL 100 टन ऑक्सीजन बना रही है। जामनगर रिफाइनरी में बनी ऑक्सीजन की सप्लाई रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गुजरात को रोज 400 टन ऑक्सीजन दी जा रही है। यही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में देश का पहला कोविड हॉस्पिटल खोला है।
महाराष्ट्र के लोहड़ीवली में आइसोलेशन फैसिलिटी बनाई गई है। फाउंडेशन ने होलिस्टिक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। साथ ही सरदार पटेल केयर सेंटर में मेडिकल इंफ्रा तैयार करने में मदद की है। फाउंडेशन ने 1 लाख पीपीई किट और फेस मास्क तैयार किए हैं। लॉकडाउन में फाउंडेशन ने 249 जिलों में 14,000 एम्बुलेंस को 5.5 लाख फ्यूल मुहैया कराया है। मिशन अन्न सेवा से 18 राज्यों के 80 जिलों में 5.5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। रिलायंस ने पीएम केयर्स फंड में 556 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ है।